नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महागाथा के बारे में। ये कहानी है एक सफर की, जहां आजादी का एक छोटा सा विचार देखते ही देखते एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल गया। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, आजादी की ये पूरी कहानी ना एक धागे की तरह है। एक अकेला धागा जिसने भारत के अनगिनत धर्मों, जातियों और भाषाओं को एक साथ पिरो दिया और आजादी का एक ऐसा मजबूत कपड़ा बुना जिसे कोई तोड़ नहीं सका। तो इस कहानी की शुरुआत होती है राष्ट्रवाद के उदय से। ये वो दौर था जब एक आज़ाद भारत का आइडिया बस बनी रहा था। उस पर बहस हो रही थी, उसे एक शक्ल दी जा रही थी। उस वक्त की जो शुरुआती कांग्रेस थी ना, उसमें दो बड़ी सोच, दो विचारधाराएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थे उदारवादी, जिन्हें लगता था कि अर्जियों से, याचिकाओं से और संवैधानिक सुधारों से बात बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ थे उग्रवादी, जिनकी एक ही मांग थी, एक ही आवाज थी, स्वराज, मतलब अपना राज, और वो भी फौरन। तो ये टकराव सिर्फ तरीकों का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि आज़ादी कितनी जल्दी चाहिए। और फिर 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। बस उनके इस एक फैसले ने जैसे आग में घी का काम किया। पूरे देश में विरोध की ऐसी आग भड़की जिससे जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। इसमें सिर्फ विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं हुआ, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई और ज्यादा आक्रामक दिशा मिल गई। अब कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी की, और यहाँ से ये आंदोलन एक ऐसा मोड़ लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई कुछ नेताओं के बंद कमरों से निकलकर सीधे सड़कों पे आ गई। करोड़ों लोगों की अपनी आवाज बन गई। गांधी जी अपने साथ एक बिल्कुल नया हथियार लेकर आए थे। एक ऐसा हथियार जिसमें किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं थी। नाम था सत्याग्रह। इसका सीधा सा मतलब था सत्य की शक्ति पर टिके रहना और बिना हाथ उठाए अहिंसा से विरोध करना। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक मॉरल फिलॉसफी थी जिसने करोड़ों भारतीयों के मन से डर निकाल दिया। असहयोग आंदोलन की रणनीति बहुत ही साफ और स्टेप बाय स्टेप थी। पहला कदम, अंग्रेजों ने जो भी सम्मानजनक उपाधियां दी हैं उन्हें लौटा दो। दूसरा कदम, सिविल सेवाओं, पुलिस और सेना जैसी सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दो। और आखिरी तीसरा कदम, टैक्स देना बंद कर दो। मकसद बिल्कुल साफ था, बिना कोई हिंसा किए ब्रिटिश शासन की पूरी मशीनरी को ठप कर देना। अब आंदोलन का लक्ष्य सिर्फ स्वशासन तक ही नहीं रहा। नहीं, अब मांग और बड़ी हो गई थी और ज्यादा साफ हो गई थी। अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए। लेकिन एक बात सोचने वाली है, इतनी सारी चीजें थी दुनिया में, गांधी जी ने विरोध करने के लिए नमक को ही क्यों चुना? नमक? इसका जवाब नमक की सादगी में ही छिपा है। देखिए, नमक एक ऐसी चीज थी जो भारत के हर घर में, हर थाली में मौजूद थी, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। और अंग्रेजों ने उसी पर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने इस एक मुद्दे से पूरे देश को एक अन्याय के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। ये उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस अहिंसक विरोध में कितनी ताकत थी, इसका अंदाजा एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर के शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने धरासड़ा में हुए अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने लिखा, बिना किसी विरोध के खड़े लोगों को एक एक करके गिराया जा रहा था और बिना किसी सुरक्षा वाले सिरों पर लाठियों की भयानक चोट पड़ रही थी। ये शब्द सत्याग्रहियों के बेमिसाल साहस की गवाही देते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आज़ादी के लिए द फाइनल पुश था, आखिरी और सबसे बड़ा जन संघर्ष। 1942 में गांधी जी का संदेश समाज के हर हिस्से के लिए था और एकदम साफ था। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से कहा, नौकरी मत छोड़ो, पर अपनी वफादारी कांग्रेस के लिए रखो। सैनिकों से कहा, सेना मत छोड़ो, पर अपने ही देशवासियों पर गोली मत चलाना। छात्रों से कहा कि पढ़ाई छोड़कर इस अंतिम लड़ाई में शामिल हो जाओ, और रियासतों से कहा कि वो जनता का साथ दें। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, बल्कि पूरे देश को एक साथ खड़ा करने का एक बहुत बड़ा प्लान था। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी था। जब भारत के अंदर भारत छोड़ो का अहिंसक आंदोलन चल रहा था, ठीक उसी समय देश की सीमाओं के पार आज़ादी का एक और रास्ता बनाया जा रहा था। ये रास्ता था सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना था।
उनका एक ही नारा था जो आज भी हम सबके रोंगटे खड़े कर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आज़ादी पाने के एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी नजरिए का ऐलान था। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी सिर्फ कुछ जाने माने नेताओं की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा विशाल कपड़ा था जिसे किसानों ने, आदिवासियों ने, महिलाओं ने, छात्रों ने, मतलब समाज के हर वर्ग ने अपने संघर्ष और बलिदान के धागों से मिलकर बुना था। सच तो ये है कि आज़ादी की लड़ाई, जिसे हम मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, उससे भी कहीं पुरानी है। भारत के आदिवासी इलाकों में तो अपनी आज़ादी और स्वायत्तता की जंग दशकों बल्कि सदियों से चल रही थी। 1778 का पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1855 का संथाल विद्रोह और 1922 का रंपा विद्रोह, ये लोग लगातार बाहरी शासन के खिलाफ अपनी जमीन और अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि देश के कई हिस्सों जैसे कि बलिया, तामलुक और सतारा में अंग्रेजी हुकूमत सचमुच खत्म हो गई थी। वहां लोगों ने अपनी खुद की स्वतंत्र समानांतर सरकारें बना ली थी। ये सरकारें न्याय करने से लेकर राहत के काम तक सब कुछ खुद ही संभाल रही थी। ये जमीन पर स्वराज का एक लाइव डेमो था। और इस पूरे संघर्ष में सबसे आगे की कतार में खड़ी थीं भारत की महिलाएं। सरोजिनी नायडू, जिन्होंने सत्याग्रह को लीड किया, अरुणा आसफ अली, जिन्होंने आंदोलन का झंडा फहराया, उषा मेहता, जिन्होंने छिपकर कांग्रेस रेडियो चलाया, इन जैसी अनगिनत महिलाओं ने नेता, कार्यकर्ता और शहीद के तौर पर इस लड़ाई में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो अंत में एक सवाल बचता है, क्या स्वतंत्रता संग्राम ने हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी दी, या फिर इसने हमें स्वराज यानी सिर्फ सेल्फ रूल नहीं बल्कि खुद पर राज करने का एक ज्यादा गहरा मतलब भी सिखाया? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।